आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुखदेव थापर की। क्रांतिकारी सुखदेव, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, इनको फांसी पे लटकाया गया था। ये कुछ ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अब दोस्तों, इस इवेंट पे मेरे 6-7 लेक्चर हैं। भगत सिंह पे मेरे 4 लेक्चर हैं। भगत सिंह की बायोग्राफी तो आप जरूर देखिएगा। इनकी किताब का मैंने रिव्यू किया है जो इनके ऊपर लिखी है। कुलदीप नैयर ने इनके ऊपर किताब लिखी है। तो एक एक चीज मैंने बताई है और रेवोल्यूशनरी फेज मैंने पूरा कवर किया है। चंद्रशेखर आजाद की बायोग्राफी, उसके बाद सुखदेव की तो हम देख ही रहे हैं। फिर काकोरी जो ट्रेन रॉबरी थी वो कैसे की गई, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल की बायोग्राफी, अशफाक उल्ला खान की बायोग्राफी, ये सब मैंने कवर किया। आप देख लीजिएगा। खुदीराम बोस की बायोग्राफी सब अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम सुखदेव की बात करेंगे। सुखदेव का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी जो अभियान शुरू किया, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे, बहुत ही जबरदस्त थे। उसने उस तबके को झंझोड़ के रख दिया जो बहुत ज्यादा परेशान था। ब्रिटिशर्स थे, वैसे तो पूरा भारत ही परेशान था, लेकिन एक तबका अभी भी ठीक ठाक था जो कि अपर क्लास थे। लेकिन जो इन लोगों ने अभियान शुरू किया था उससे अपर क्लास भी अछूता नहीं था। हर कोई इन क्रांतिकारियों की चिंता करता था। तो आज हम बात करेंगे सुखदेव की और ये पूरा इतिहास जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे अच्छा की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने एक बेहतरीन किताब दोस्तों लॉन्च की है, फेलियर टू ट्रायम्फ, स्टूडेंट की जर्नी कैसी होती है। आप इसको अवेल कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे जाके आप प्री बुक करा सकते हैं। दोस्तों, खुशखबरी, स्टडी आईक्यू ने ऐप लॉन्च कर दिया है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। ब्रिटिश कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद कश्मीर का इतिहास, मेरी बैटल सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वर्ल्ड बैटल्स भी मैंने कवर की है और दुनिया के एम्पायर, भारत के एम्पायर सब कवर किया है। तो जरूर इसका फायदा उठाइए। आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको प्ले स्टोर से। अभी तो ये एंड्रॉइड के लिए ही है, 2 महीने बाद ये iOS पे भी अवेलेबल हो जाएगा। मैं ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, सुखदेव थापर की बात करें तो इनका जन्म 15 मई 1907 में हुआ था। ठीक है, अब जब इनका जन्म हुआ था 1905 में, आपको पता ही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर सूरत सेशन, फिर स्वदेशी मूवमेंट। तो मैं ऐसे फेज से गुजर रहे थे जो कंफ्यूजिंग फेज था थोड़ा, है ना। समझ में नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। अब उस समय भारत को रिप्रेजेंट कांग्रेस करती थी। कांग्रेस बट गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ये आपको पता ही है ना। एक्सट्रीमिस्ट में जो थे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों की बायोग्राफी मैंने कवर की है। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे वो सुखदेव के आइडल थे, इंस्पिरेशन थे। इनफैक्ट लाला लाजपत राय जी ने जो कॉलेज स्टैब्लिश किया था उसी में ही सुखदेव पढ़ते थे, है ना। तो उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था और जितने भी रेवोल्यूशनरी थे वो तो लाला लाजपत राय से ही सीधा इंस्पिरेशन लेते थे, जिसमें सुखदेव भी थे। बहुत ही कम उम्र में सुखदेव के पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद उनके चाचा जी ने इनका पालन पोषण किया। बचपन से ही सुखदेव देख रहे थे कि ब्रिटिश कितना ज्यादा ब्रूटल है, जो इनके ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो कितना ज्यादा ब्रूटैलिटी करते हैं। जलियांवाला बाग, 12 साल के ही तो थे ये जब 1919 में जलियांवाला बाग मसाकर हुआ। पूरा सेपरेट लेक्चर है मेरा, आप देखिएगा। तो ये बहुत कम उम्र के थे, इनकी 12 साल ही उम्र थी। ठीक है, और इधर भगत सिंह की भी बहुत, ये तीनों सेम एज के ही थे। तीन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, राजगुरु की भी हम बात करेंगे। तो जलियांवाला बाग जब देखा कि निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला दी है। 1919 में आपको पता ही है कि जो रोलट एक्ट आया था, किसी को भी शक के बिना पे अंदर डाल देंगे और उसकी फिर जमानत जमानत नहीं हो सकती, उसका केस नहीं लड़ा जाएगा। तो अब ये तो ड्रैकोनियन लॉ है। मूड खराब हो गया यहां पे बहुत सारे लोगों का। बैसाखी के दिन अप्रैल 1919 में बाकायदा प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। ठीक है, लेकिन यहां पे जनरल डायर ने आदेश दे दिए, गोली चलवा दी दोपहर में। बहुत लोगों की जाने गई। कहा जाता कि अभी भी वहां पे कुआं था। ठीक है, जलियांवाला बाग, वहां पे कुआं था। तो आज भी कहते हैं कि कुएं से खून निकलता है ना। वो कुआं आज भी लाल है। इतने ज्यादा लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। तो सुखदेव ने ये सब देखा और गुस्सा तो बहुत ज्यादा फिर था ही। एक और बहुत बड़ी चीज हुई। ये रेवोल्यूशनरी फेज जो है ये 1920 के बाद, 1920 से लेकर 30, मतलब 10 साल में अपने चरम पे था। ठीक है, अच्छी बात ये थी कि इसमें ये जो रेवोल्यूशनरी फेज था, हालांकि 1905 के बाद से ही शुरू हो गया था, इसने सबको कंसोलिडेट कर दिया।
सारे क्रांतिकारी एक साथ आ गए थे, तो अगर इतने दिमाग लग रहे हैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव ही होगा। लेकिन ब्रिटिशर इनको आतंकी मानते थे, इनकी तो ढुंढैया चालू थी। और चंद्रशेखर आजाद तो सबसे पहले कह देते थे, चंद्रशेखर आजाद पहले ही बोल देते थे कि देखो भैया, हमारे साथ जुड़ रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो, ये कांटों से भरा रास्ता है, यहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। ये शर्त होती थी अगर आपको सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन करना था, है ना। तो अब यहां पे 1920 से लेकर 1930 तक रेवोल्यूशनरी फेज स्टार्ट होता है, बहुत चरम पे जाएगा। इसका एक और कारण था, इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण था इसका, कारण थे इनके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ये महात्मा गांधी एक ऐसे हीरो की तरह उभरे कि महात्मा गांधी ने बैंड बजा दी। पूरा भारत का एक एक इंसान महात्मा गांधी के पीछे खड़ा था, इंक्लूडिंग भगत सिंह, इंक्लूडिंग सुखदेव। हर कोई महात्मा गांधी के पीछे था कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में चालू हो गया। भगत सिंह बहुत खुश, क्योंकि देखिए पंजाब में तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वैसे ही थी, क्योंकि जलियांवाला बाग के बाद तुरंत मार्शल लॉ लगा दिया था वहां पे, और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। गांधी जी को तो पंजाब जाने से भी मना कर दिया था कि सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो यहां पे सुखदेव तो पंजाब में ही थे, लुधियाना में रहते थे, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो सुखदेव बहुत ज्यादा खुश, भगत सिंह बहुत ज्यादा खुश, हर कोई बहुत ज्यादा खुश, और हर कोई पार्ट ले रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। लेकिन 2 साल बाद इस पूरे के पूरे मूवमेंट को वापस ले लिया गया। अब उसके 2 कारण थे। पहली बात तो हिंसा हो गई थी, महात्मा गांधी ने बोला था हिंसा नहीं होनी चाहिए, चौरी चौरा इंसिडेंट। दूसरा, बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि इसके बाद जो है वो क्रांतिकारी अब पिक्चर में आए, वो भी मैं अभी बताता हूं आपको कि क्यों आए। 1922 में दोस्तों जब मूवमेंट वापस लिया, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वॉयलेंस हुई, हिंसा हुई चौरी चौरा में, एक पूरे थाने को आग लगा दी गई थी, बहुत लोग मर गए थे उसमें जो सिपाही थे। तो गांधी जी ने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। तो गांधी जी को यह डर था कि अब जो है ब्रिटिशर अपनी कार्रवाई करेगी, और जब ब्रिटिश अपनी कार्रवाई करेगी तो किसी को छोड़ेगी नहीं, वो सबको एक लाइन से पकड़ेगी और मारेगी। तो गांधी जी ने इसीलिए वो मूवमेंट को वापस लिया। लेकिन सुखदेव को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा, भगत सिंह को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा। उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े मूवमेंट को कैसे वापस ले सकते हैं। बहुत रोए ये लोग कि हमारे साथ धोखा हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल बकाया था ना, राम प्रसाद बिस्मिल ने तो पूरी एक ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे कर रहा है, उन्होंने तो बकायदा कुछ सवाल भी उठाए थे, है ना। तो हम ये देखते हैं कि सुखदेव जो है इनको बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा, और उसके बाद 1922 के बाद हटाओ ये सब, अब हम क्रांतिकारी बनेंगे, दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, बहुत हो गया, अब सीधा भिड़ेंगे हम ब्रिटिश से। भले ही हम मुट्ठी भर है, लेकिन ये मुट्ठी बैंड बजाएगी सबकी। जब ये मुट्ठी पड़ेगी ना एक एक पे ब्रिटिशर पे, तब पता चलेगा। तो चंद्रशेखर आजाद हो गए, हालांकि चंद्रशेखर आजाद अभी प्रोसेस में ही है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, इनका वैसे ही अपना ग्रुप था, ठीक है। फिर पूरा काकोरी कांड हुआ 1925 में, ट्रेन रॉबरी, ठीक है, वहां पे उसमें भी चंद्रशेखर आजाद जो थे वो शामिल थे। वो कमाल की दोस्तों कहानी है, वो मैंने पूरी कवर की है। उसमें फिर पकड़ा गया, वहां पे फांसी हुई। लेकिन दोस्तों असली जो है वो 1926 के बाद से चीजें एकदम से तेजी पकड़ेंगी, जब भगत सिंह और सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद राजगुरु बटुकेश्वर दत्त की सब साथ में आ जाते हैं। मैंने बताया ना कि सारे रेवोल्यूशनरी 1925 के बाद, 1925 के बाद सारे रेवोल्यूशनरी साथ में आ गए थे, क्योंकि सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का यहां प्रॉब्लम यह थी कि जब काकोरी कांड हुआ तो उसके बाद सबको गिरफ्तार किया गया, सबको जेल में डाल दिया गया, फांसी दे दी गई। अब यहां पे क्रांतिकारियों को लग रहा था, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर आजाद, कि अब हमारा खेल खत्म। चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं पाए थे, उनको तो मरते दम तक पकड़ नहीं पाए थे ना, जब तक वो जिंदा थे तभी तो उन्होंने आजाद अपना नाम रख लिया था। चंद्रशेखर आजाद की जो कहानी है ना, मैंने उनकी किताब का रिव्यू किया, आप देखिएगा चंद्रशेखर आजाद की क्या कहानी है दोस्तों। बचपन में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, अपने पिताजी से भिड़ गए थे, पिताजी ने बोल दिया था कुछ गलत बात, चंद्रशेखर आजाद ने सुनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे ईगो पे बात आ गई है, आप अपनी बात वापस लीजिए। नहीं, पिताजी ने वापस ली। चंद्रशेखर आजाद ने 12-13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, बिल्कुल। और उसके बाद चले गए थे वो बॉम्बे, मुंबई आ गए थे, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है, मजदूरी की, लेकिन कभी भी अपने ईगो से समझौता, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद की कहानी बहुत कमाल है, आप देखिएगा, उनकी पूरी किताब का मैंने रिव्यू किया है, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं कि सुखदेव जो थे, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब साथ में आ गए। लेकिन इससे पहले
सुखदेव कर रहे थे पढ़ाई। नेशनल कॉलेज, लाहौर का जो नेशनल कॉलेज था, लाला लाजपत राय ने इसको स्टैब्लिश किया था, ये यहां पे पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब भगत सिंह भी यहां पे पढ़ने आए। भगत सिंह जब यहां पे पढ़ने आए तो सुखदेव को लगा कि भगत सिंह जो है वो बड़े अंग्रेज टाइप के हैं, अंग्रेजी अच्छी थी, भगत सिंह की नॉलेज बहुत ज्यादा थी। तो सुखदेव की और भगत सिंह की शुरुआत में नहीं जमी, लेकिन जब भगत सिंह ने अपने जो व्यूज हैं वो बताए सुखदेव को, तब ये लोग जिगरी दोस्त हो गए। जय और वीरू की दोस्ती हो गई, पगड़ी समाल जट्टा, है ना। तो वो जो इंसिडेंट है बहुत मूवीज में दिखाया जाता है, वो सच है कि भगत सिंह ने एक प्रोग्राम किया था अंग्रेजों के लिए, है ना, और वहां पे भगत सिंह ने ऐसा तंज यहां पे कसा था ब्रिटिशर के ऊपर कि सुखदेव जो थे वो बिल्कुल उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि ये भगत जो है ये हमारे साथ है, हमारे खिलाफ नहीं है। अब उसके बाद यहां पे भगत सिंह भी क्रांतिकारी विचारधारा के, इधर लेनिन, रशियन रेवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन लेनिन लेके आ गए थे, तो भगत सिंह तो लेनिन की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे ही, और कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन का फर्क भारत पे भी पड़ रहा था, है ना। तभी तो एक क्रांतिकारी मूवमेंट अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हुआ क्या कि कहानी आगे बढ़ती है। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और उसके बाद जयचंद विद्याशंकर जो कि प्रोफेसर होते हैं, वो ये बोलते हैं कि देखो, तुमको अगर क्रांतिकारी बनना है तो ऐसे नहीं होगा, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसको ज्वाइन करो, ऑर्गेनाइज करो। नवजीवन भारत सभा इन्होंने बनाई फिर भगत सिंह ने। सुखदेव भगत सिंह साथ में काम करते थे, और उसके बाद आखिरी वक्त तक दोनों साथ में ही रहे। हालांकि कई बार वाद विवाद भी होता था। देखिए सुखदेव क्या थे, सुखदेव थोड़ी से मस्त मौला टाइप के थे, है ना। सुखदेव का जो नेचर था वो थोड़ा मस्त मौला टाइप का था, जोक्स क्रैक करते थे, ह्यूमरस थे वो। लेकिन भगत सिंह मस्त मौला तो इतने नहीं, लेकिन बहुत ही सीरियस रहते थे, शांत थे भगत सिंह, चीजों को समझते थे, समझ रहे हैं। लेकिन सुखदेव एकदम, तभी कहते ना ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो यहां पे सुखदेव और भगत सिंह की बहुत अच्छी दोस्ती। फिर दोस्तों साइमन कमीशन आता है। अब जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन आपको पता ही है कि भारत को कानून देने के लिए आया था। कांग्रेस कानून की मांग कर रही थी 1885 से। 1909 में मिंटो मॉडल रिफॉर्म आया, कुछ नहीं मिला भारत को, बल्कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया। इधर मुस्लिम को अलग वोट देंगे, मुस्लिम को खाली मुस्लिम वोट देंगे, हिंदू को खाली हिंदू वोट देंगे। 1919 में फिर दोबारा 10 साल बाद कानून आया, लेकिन 1919 में हम देखते हैं रोलेट एक्ट दे गया, प्रॉब्लम। अब ये 10 साल बाद आना था, लेकिन साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन में जो 7 मेंबर्स थे उसमें एक भी भारत का नहीं था। अब इसके लिए प्रोटेस्ट चालू हो गए, इसके लिए बकायदा प्रोटेस्ट चालू हुआ, और अभी तक भारत जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, कांग्रेस जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रही थी। अभी तक यहां पे पूर्ण स्वराज की कोई बात नहीं उठी है। पूर्ण स्वराज भगत सिंह मांग रहे थे, सुखदेव मांग रहे थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन कांग्रेस अभी नहीं मांग रही थी। और कांग्रेस जो है वो एक ऐसी पार्टी थी जो उस समय भारत को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो यहां पे साइमन कमीशन आया। अब साइमन कमीशन आया तो लाला लाजपत राय भिड़ गए ब्रिटिश से, और प्रोटेस्ट किया उन्होंने, और लाठियां बरसा दी अंग्रेजों ने जम के। लाला लाजपत राय बहुत बड़ी हस्ती थे दोस्तों, है कि नहीं। लाला लाजपत राय कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना थे, वो बहुत बड़ी हस्ती थे। लाला लाजपत राय की रिस्पेक्ट थी, उन्होंने कॉलेज फाउंड किए थे, सारे क्रांतिकारी उनसे इंस्पायर्ड थे। भगत सिंह और सुखदेव उनसे इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट पेट्रियोटिज्म, ये राष्ट्रवाद की ये जो भावना है, ये लाला लाजपत राय ने जगाई थी भगत सिंह और सुखदेव में। अब उनके आइडियल को आप मार रहे हैं, और इस लाठी चार्ज में हो जाती है लाला लाजपत राय की मौत। यहां से मूड खराब हो गया, यहां से मूड खराब हो गया दोस्तों, इधर भगत सिंह का। और भगत सिंह ने और सुखदेव ने और चंद्रशेखर आजाद ने बकायदा पूरा प्लान बनाया कि घेर के मारेंगे, जिन्होंने लाला लाजपत राय को मारा है घेर के मारेंगे। देखते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा प्लान था ये तो ठीक है, लेकिन स्कॉट को मारेगा कौन। सुखदेव ने बोला भगत सिंह मारेंगे, भगत सिंह को मारने का मौका दो। भगत सिंह जो है वो बहुत ही फोकस्ड है, ये काम यही कर सकते हैं, तो स्कॉट को भगत सिंह मारेंगे। बाकायदा पूरा प्लान तैयार किया। 1928 में देखते हैं कि गलती से जॉन पी सॉन्डर्स मार दिए गए। मारना स्कॉट को था, लेकिन कौन लपेटे में आ गए, जॉन पी सॉन्डर्स। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, तो सब लोग भागे फिर मारने के बाद, और उसके बाद हो हल्ला हो गया, ब्रिटिशर ने ढूंढैया चालू कर दी। तो हम ये देखते हैं कि लाहौर से लखनऊ चले गए, हालांकि लाहौर को पूरा सील कर दिया गया था, लेकिन यहां पे दोस्तों अंग्रेजों का ही रूप धारण करके भगत सिंह निकल गए, सुखदेव भी निकल गए, राजगुरु बनारस चले गए लखनऊ से इधर,
और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद लाहौर आ गए। उसके बाद दोस्तों 1928 में असेंबली बॉम्ब केस। अब असेंबली बॉम्ब केस में दोस्तों देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भगत सिंह को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने बताया ना भगत सिंह बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी थे, क्रांतिकारी के साथ साथ बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे। तो चंद्रशेखर आजाद थोड़े रिलक्टेंट थे, थोड़े हेजिडेंट थे कि हमको भेजना नहीं है, भगत को हमको नहीं भेजना है, ठीक है, बम फोड़ रहे हैं असेंबली में, किसी और को भेजेंगे। लेकिन सुखदेव अड़ गए, सुखदेव यहां पे अड़ गए। सुखदेव ने बोला कि भगत को ही जाना चाहिए। अगर किसी को मैसेज देना है, भगत से अच्छा कोई मैसेज दे ही नहीं सकता। हम किसी को वहां पे मारने नहीं जा रहे, हम एक मैसेज, हमको समाज में मैसेज देना है कि हम जो कर रहे हैं वो भारत की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम किसी को हर्ट करने, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। तो यहां पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हमको देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेटली भगत सिंह ने बोला कि मैं ही जाऊंगा। पता था भगत सिंह को कि इसके बाद वापसी नहीं है, फांसी का ही तख्ता है, सीधे जाना फांसी पे ही है। अब हम वापस नहीं जा सकते, एक बार अगर हमने बॉम्ब फोड़ दिया असेंबली में तो फिर तो भूल जाओ। लेकिन उसके बावजूद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए, असेंबली बॉम्ब केस हुआ, असेंबली में बॉम्ब फोड़े और तुरंत भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह ने जो उनके पास पिस्टल थी उन्होंने वो वापस, मतलब उन्होंने वो सरेंडर कर दी, वो दे दी। और उसके बाद फिर और ऐसी जगह बॉम्ब फोड़ा जहां पे किसी को नुकसान ना पहुंच सके, कोई घायल ना हो सके। और ये जब पता चला सुखदेव को, तो सुखदेव बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा रोए सुखदेव। लेकिन दोस्ती ऐसी थी कि भगत सिंह के पीछे पीछे सुखदेव आ गए। और उसके बाद फिर ट्रायल चलता है। अब इनके पास, इनके साथ क्या होता है, यही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस पूरा चलाया जाता है, वही ये जो मारा था यहाँ पे कॉलोनल स्कॉट को, मतलब ये सॉन्डर्स को, ये पूरा केस इनके ऊपर डाला जाता है। पता नहीं कहां कहां से चीजें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। और इसी दौरान दोस्तों ये जितने भी क्रांतिकारी, इनको एक ही जेल में शिफ्ट किया जाता है। और फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि यहां पे भूख हड़ताल भी करते हैं भगत सिंह, क्योंकि जेल की जो कंडीशन होती है वो बहुत खराब होती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है। सुखदेव भी इनका साथ देते हैं। तो बाकायदा 116 दिनों की भूख हड़ताल थी। और इसी दौरान दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भी इनसे मिले थे, क्योंकि ये भी पूछा जा रहा था कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। तो जवाहरलाल नेहरू बाकायदा मिलने गए थे। और जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा है दोस्तों, ऑफिशियल है, कि मुझे इतना दुख हुआ कि हमारे जो जो हमारे देश के जो हीरोज हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनकी हालत देख के मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बाकायदा पूरी भूख हड़ताल की, और अल्टीमेटली इस भूख हड़ताल को खत्म किया। 116 दिनों की भूख हड़ताल थी, जिसमें सुखदेव भी शामिल थे। और फाइनली ये डिसीजन पास होता है कि इनको फांसी के तख्ते पे लटकाया जाएगा। 23 मार्च 1931 का दिन था दोस्तों। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को फांसी पे लटकाया गया। सिर्फ और सिर्फ 23 साल के थे यहां पे सुखदेव, समझ रहे हैं, खाली 23 साल के थे। तो 23 साल में इनको फांसी पे लटका दिया गया था। राजगुरु भी 23 साल के थे। तो दोस्तों ये कहानी जो है ना, ये ऐसी कहानी है जो सच में एक देशभक्ति की भावना जगा देती है कि यहां पे चंद लड़कों ने, जिनकी कोई उम्र नहीं, इस उम्र में तो पता भी नहीं होता है लोगों को कि करना क्या है, और ये लोग फांसी पे लटक गए, शहीद हो गए, तीनों के तीनों शहीद हो गए। ये कहानी जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेंगी। अमर हो गए भगत सिंह। तो ये कहानी थी दोस्तों, ठीक है। एक मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये देखिए, ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू यहां पे, ये है भगत सिंह, ये है सुखदेव और ये है राजगुरु। एक मूवी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। आई होप आपने देखी भी होगी। अजय देवगन है, राजकुमार संतोषी की मूवी है। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो आप मुझे बताइएगा। वो ऐसी मूवी है। किताबें तो जितनी हो सके आप पढ़े, भगत सिंह के बारे में जितना हो सके पढ़े। इनकलाब जिंदाबाद, मरते दम तक, शहीद होते होते भी इनकलाब जिंदाबाद, ये तीनों चिल्ला रहे थे। क्या बात है। तो ये कहानी थी दोस्तों सुखदेव की। आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।